वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 6 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का पेपर हम सॉल्व करेंगे और ये 2024 का पेपर रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, इसमें जो समय मिलता है वो आपको 2 घंटे का मिलता है और जो अधिकतम मार्क्स होते हैं यानी टोटल कुल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है। ठीक है, अगर हम इसमें नंबरों के पैटर्न की बात कर लें कि क्वेश्चनों के पैटर्न की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको आते हैं मैथ से, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हैं, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ कर रखा है तो ये लास्ट के 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। अगर आपने इंग्लिश का चूज़ कर रखा तो ये क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, यानी 80 क्वेश्चन हुए और 100 मार्क्स की हुई। ठीक है, तो आप इसमें क्लियर रहें और समय आपको 2 घंटे का मिल रहा है, यानी समय पर्याप्त होता है। ठीक है, आपको OMR पत्रक में भरना होता है। OMR की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। OMR कैसे भरते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसकी खूब प्रैक्टिस कर लें, वो बहुत गलती हो जाती है, जो काला करना होता है उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। हम कुछ और निर्देश पढ़ लेते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि OMR भरने होते हैं। जैसे मान बात इसमें एग्जांपल दे रखा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 37 या 37 है और आप उसका सही आंसर C है, तो आपको इस प्रकार से काला करना है। ठीक है, इस प्रकार से काला करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए 40 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है। ठीक है, और बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 2 घंटे का समय होता है। 15 मिनट उनको पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे लिखा भी है कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और 2 घंटे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 40 मिनट और मिलेंगे। ठीक है, यानी उनका 2 घंटे 40 मिनट का पेपर हो जाएगा। आपको पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी वहाँ, यानी जो ये गोला भरने में पेंसिल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आपको काली या नीली पेन का ही प्रयोग करना है और बॉल पेन होनी चाहिए। ठीक है, वो जेल पेन या कोई इंक पेन नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे मैं प्रश्नों का पैटर्न के बारे में बात कर रहा था, तो प्रश्न आएंगे आपको मानसिक योग्यता, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे खंड में आपको अंगणित के क्वेश्चन आएंगे और तीसरे में भाषा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम भाषा हिंदी लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो लैंग्वेज चूज़ इंग्लिश कर रखी है तो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन 20 आएंगे। ठीक है, खंड 1 में जो प्रश्न होंगे 40 हैं और 50 मार्क्स के। खंड B में यानी खंड द्वितीय में 20 क्वेश्चन होंगे, अंगणित के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और तीसरे में 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 मार्क्स के होंगे, यानी 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। लेकिन एक बात ये आप स्टूडेंट ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करें और हिंदी के करें और मैथ्स के छोड़ दें। ठीक है, और कि आप सोचें कि मैं निकल जाऊंगा, नहीं, आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इसलिए आपको प्रत्येक खंड का क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक खंड में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको प्रत्येक खंड में चाहिए, समझ रहे हैं? तो आप 1 से लेकर 80 तक प्रत्येक क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप काफ़ी बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हाँ, अगर मैथ्स में आपको रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए जो पृष्ठ नंबर 16 है, यानी लास्ट वाला पेज है, या जो मैथ्स के नीचे थोड़े से जगह दे रखी है होती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और कटिंग फटिंग ना करें। ओके, इसमें किसी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप बेहिचक 1 से लेकर 80 तक करें। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप प्रत्येक प्रश्न को समझें। आप अपनी जो आपने नवोदय के लिए कॉपी बना रखी है उसको निकाल लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। मानसिक योग्यता में तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को समझें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को दोबारा देखें। ठीक है, लेकिन जो मैथ है और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं उनको आप अवश्य अपनी कॉपी में नोट करें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ भी आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता में सबसे बड़ा खंड है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं
और इसमें 10 भाग होते हैं। ये खंड 1 होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं और 10 भाग होते हैं, यानी भाग 1 से लेकर भाग 10 तक होते हैं। प्रत्येक भाग में 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 चौक 40। ठीक है, तो टोटल 40 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। इसमें आप निर्देश अवश्य पढ़ें। ठीक है, वैसे मैंने निर्देश पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। तो जो ये निर्देश है, ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के लिए है। ठीक है, प्रत्येक भाग में अलग अलग प्रश्नों के लिए निर्देश होंगे, आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, इसमें निर्देश दे रखे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ABCD, A, B, C और D, 4 चित्र हैं। इन चारों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, यानी 3 चित्र एक जैसे हैं और एक चित्र क्या है, भिन्न है इसमें। तो आपको भिन्न वाले चित्र का चयन करना है और जो OMR पत्रक है, जो OMR सीट है, उसमें आपको वो वाला जो वृत्त है वो काला करना है। ठीक है, तो आप निर्देश को अवश्य पढ़ें। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम कि A, B और C और D 4 चित्र हैं। अब इसमें से आप देखें कि A, C और D एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा छोटे बड़े हैं लेकिन एक जैसे हैं। सिर्फ B क्या है, इनमें भिन्न है। ठीक है, इसमें भी 4 हैं, 4 खंड हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। सिर्फ इसी में है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 8 है। तो ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो A इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है B। समझ रहे हैं, मैं बताते भी जाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो राइट आंसर है वो है D। आप देखिए कि ये थोड़े से दाएं बाएं हो रहे हैं लेकिन एक जैसे लग रहे हैं। सिर्फ यही है कि ये अलग से है। समझ रहे हैं, इसमें देखो सेंटर से कर रखा है और इसमें ये एक कोने से दूसरे कोने तक वृत्त को पूरा टच कर रहा है। समझ रहे हैं, आई होप कि आपने 2 क्वेश्चन समझ लिए हों। ठीक है, पहले का B और दूसरे का D। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इधर देखिए आप, 3 लाइनें हैं, इधर भी 3 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, इसमें इधर 3 लाइनें हो गई, इधर 2 लाइनें हो गई, इसमें इधर 4 लाइनें हैं, इधर 4 लाइनें, यानी सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितनी खड़ी लाइनें हैं उतनी ही पड़ी लाइनें हैं, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों सेम है। तो C इसका क्या है, ये अलग से है, C इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप इस वाले को देखिए, ये जो Z है और एक साइड इसमें क्या कर रखा है, गोला बन रखा है और एक साइड तीर का निशान बन रखा है। तो सब में है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ D वाले में नहीं है। अब देखिए, इसमें यहाँ लग गया और इसमें यहाँ लग गया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है D। ठीक है, चलिए अब खंड 1 भाग 2 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे पहले वाले में आपको अलग ढूंढना था, जो भिन्न था वो अलग ढूंढना था। तो इसमें निर्देश दे रखे हैं 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, वही ABCD है। इसमें आपको समरूप चित्र चुनना है, यानी ये प्रश्न आकृति है और ऐसे ही दूसरा कौन है, उत्तर आकृति में ऐसा कौन सा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है ऐसा ही सेम ये है। ठीक है, समझ रहे, B इसका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का B राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर B। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ओके, तो B इसका क्या होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसा जैसा कौन है, तो ऐसा जैसा एग्जैक्टली ऐसा जैसा D है। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो सेम D इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ऐसा चित्र कौन सा है, तो ऐसा चित्र D है। ठीक है, बिल्कुल सेम दैट है। ओके, तो इसका भी D राइट आंसर और 8 का भी D राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 और भाग 3 देख लेते हैं। इसमें जो निर्देश दे रखे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 दे रखे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो ये खाली स्थान छोड़ रखा है इनमें से पता करना है कि यहाँ पे कौन सा वाला आएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, आ तो कोई भी जाएगा, लगभग सब एक जैसे हैं, लेकिन बिना दिशा परिवर्तन किए हुए। समझ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा आएगा यहाँ पे, तो 9 का जो राइट आंसर है वो है C। ठीक है, इसको यहाँ पे बैठाएंगे हम तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। समझ रहे हैं, दिशा परिवर्तन नहीं करनी,
दिशा परिवर्तन करके तो हम कोई भी बैठा देंगे, लेकिन इसमें दिशा परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना है। ओके, चलिए अब आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी होगा। अब देखिए यहाँ का पैटर्न, यहाँ का पैटर्न एक जैसा है, तो ये वाला यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी। 11 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। 12 का जो राइट आंसर देखिए, 2 इस साइड को हैं तो ये भी इस साइड को होना चाहिए, तो ये बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी इस साइड है लेकिन यहाँ पे बीच में काला गोला नहीं है, इसमें छोटा सा ब्लैक डॉट है। ओके, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं, भाग 4। इसमें जो निर्देश दे रखे हैं 13 से लेकर 16 तक, 13 से लेकर 16 तक दे रखे हैं। इसमें क्या कर रखे हैं, 3 चित्र एक जैसे बना रखे हैं। यहाँ खाली स्थान पे इनमें से कौन सा आएगा? अब इसमें देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हम अच्छे से समझ लेते हैं, इस भाग का यानी क्वेश्चन नंबर 13 हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एक था, एक रेखा है, उस पर एक त्रिभुज है, इस पर 2 त्रिभुज, इस पर 3 त्रिभुज, तो निश्चित रूप से इस पर 4 त्रिभुज होने चाहिए। तो ऐसा कौन है? और मुख उनका इस साइड को होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर है। 4 तो इसमें भी है लेकिन इसका मुंह इधर को हो गया। ओके, तो बी इसका राइट आंसर है। अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 और 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 का राइट आंसर बी होगा। अब इसमें ये बड़ा वाला 2 तो ये छोटे हैं, एक बड़ा है। पहले ये यहाँ पे था, हम सिर्फ बड़े वाले को देखेंगे। देखो, पहले यहाँ पे था, फिर इधर को घूम गया, फिर इधर को घूमा, तो अब ये कहाँ हो जाएगा? ये इधर को चले जाएगा। ओके, तो इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप इस वाले को पे ध्यान रखिए। ये जो छोटा सा वृत्त है और कटा हुआ है तीर से, तो पहले ये यहाँ पे था, फिर ये इधर गया, फिर इधर गया, तो अब इधर आना चाहिए। तो अब ऐसा किस में है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, अभी देखिए ना कि पहले ये यहाँ पे था, फिर इधर को गया, फिर इधर गया, और अब इधर जाना चाहिए। इसमें ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आसान सा है, ये तो आप समझ ही गए कि एक तीर का निशान है और एक डंडी नीचे को जा रही। फिर ये तीर का निशान पहले इधर को गया था, फिर इधर को गया, फिर इसमें इधर को गया, तो इसमें चौथा निशान फिर से तीर का इधर को जाएगा और डंडी लंबी रहेगी। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, आप ध्यान से समझें। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करें, समझे, दोबारा से देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, और उससे पहले हम निर्देश देख लेते हैं। निर्देश कितने से हैं? 17 से लेकर 20 तक। इसमें देखिए, इसमें जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध इन दोनों का होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें ये ऐसा था तो फिर ऐसा हुआ, तो ऐसा है तो फिर यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, आप निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ लें भाई, बगैर निर्देश का आपको पता ही नहीं लगेगा कि करना क्या है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है बी। समझ, यहाँ पे ये चित्र बी आएगा। अगर इसमें देखिए, ये ऊपर को था, ये नीचे को हुआ, तो ये ऊपर को है तो ये नीचे को होगा। ओके, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 और 19 देख लेते हैं। 18 में पहले इसके तीर के निशान नीचे को थे, फिर ये ऊपर को हो गए। अब ये तीर के निशान इधर को हैं तो अब इधर को होना चाहिए, और जो ये है ये इधर को होना चाहिए। तो यानी 18 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब बी में भी इधर को है, लेकिन इधर के देखिए आप, तीर के निशान उल्टे हो गए, तो सी बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही पैटर्न। अगर हमको सी को यहाँ पे रखते हैं तो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 19 में देखिए, इसके अंदर वृत्त के अंदर देखिए, पहले ये जो वृत्त के अंदर जो छोटे से वृत्त हैं वो आपस में जुड़े थे, क्रॉस के निशान से जुड़े थे। इसमें वो खाली होगी, वो जो तीर के निशान जो क्रॉस का निशान था वो हट गया, तो वैसे ही इसमें भी हट जाएगा। तो इसमें हटेगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो सी जैसा हो जाएगा। समझे, इसका जो संबंध इससे है तो इसका वही संबंध सी से है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें ये डंडियां थी और बीच की मिल गई, ये मिल गई ना, तो इसमें बीच की मिल जाएंगी,
वेरी सिंपल, ये तो बहुत सरल सा था, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 से लेकर 24 तक के लिए पहले हम निर्देश देख लेते हैं। ये भाग 6 है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो ये प्रश्नाकृति है इसमें से कौन सी उत्तराकृति लेनी है कि जिससे ये क्या हो जाए, चित्र पूर्ण हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे कौन सा फिट आएगा, तो ए इसमें बिल्कुल सटीक फिट आएगा। अगर हम इसको इसमें मिलाते हैं तो ये बन जाएगा, समझ रहे हैं, ये वर्ग बन जाएगा। ओके, इसमें लिखा है ना कि ज्यामितीय चित्र बनने चाहिए, वर्ग बन जाएगा या आयत बन जाएगा, ऐसा कुछ बनना है, समझ रहे। इसमें तो वर्ग है, हो सकता है आपके उसमें कुछ और आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे क्या आएगा कि ये आकृति कंप्लीट हो जाए, तो सी बिल्कुल सटीक बैठेगा। बी का ये चौंच थोड़ा अलग से है, इसका अलग से है, सिर्फ सी का है, देखिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। ओके, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ऐसा क्या आएगा, तो 23 में बी इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे। 24 देखिए, ये तो ठीक था, 24 में ज़रा कन्फ्यूजिंग है। 24 में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसे मिल जाएगा, समझ रहे, और चित्र थोड़ा छोटा हो रहा है। अगर हम ए को मिलाएं तो ये सटीक चित्र बैठेगा, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे। अगर ये नहीं दिया रहता तो तब सी राइट आंसर होता। बाय द वे जब आप दे रहे हों और बाय द वे यही क्वेश्चन रिपीट हो तो अगर और वहाँ ये वाला ना हो तो तब सी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए हम भाग 7 देख लेते हैं, और इससे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश हैं 25 से लेकर 28 तक, और ये दर्पण वाला है। ये जो यहाँ पे है ये दर्पण वाला है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो XY क्या है वो दर्पण है। तो आपको देखना है कि दर्पण में अगर हम TOM को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप इनको कागज़ में बना के और दर्पण में देख सकते हैं। मेरे दर्पण तो सभी के घर में होता है, तो आप इसको अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो देखिए, अगर हम टॉम को दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, M दिखाई देगा, ठीक है, फिर O दिखाई देगा और फिर T दिखाई देगा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है A, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब वाले, जल प्रतिबिंब वाले भी आप देख लेंगे, बशर्ते इस पेपर में जल प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन जल प्रतिबिंब में देखिए, अगर पानी में हम TOM को देख रहे होते हैं तो कैसा होता, तो सबसे पहले अगर हम बाय द वे T को देख रहे होते हैं तो T ऐसा होता, समझ रहे। O तो वैसे ही होता, M कैसा होता, पहले ये और फिर ऐसा होता है M। तो ये क्या हो गया इसका जल प्रतिबिंब, और जो दर्पण प्रतिबिंब ये है, ठीक है, और जो वाटर रिफ्लेक्शन है वो ऐसा होगा, ठीक है। तो आप इनके लिए भी तैयार रहें, बशर्ते इस पेपर में जो जल प्रतिबिंब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 अब आप समझ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो है बी। अगर हम इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। 28 अगर हम इसको देखेंगे, इसमें इस पे ध्यान रखिएगा आप, अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं तो लगभग वैसे ही दिखेगा। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, चलिए भाग 8 पढ़ लेते हैं। भाग 8 के जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इसमें 29 से 32 तक यानी 29 से लेकर 32 तक हैं, और इसमें कागज़ के टुकड़े वाले हैं। इसको भी आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लें, फिर पहले उसको 2 फोल्ड करें, फिर उसको 4 फोल्ड करें। जब 4 फोल्ड हो जाएगा फिर उसको यहाँ पे एक छोटा सा कट करें, और फिर देखें कि उसका जो जब उसको कागज़ को खोल रहे हैं आप तो कैसा निकल रहा है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप कमेंट में बताएंगे कि आपने ऐसा किया, अगर ऐसा किया तो क्या ऐसा ही आया, अगर ऐसा आया तो आप क्वेश्चन नंबर 29 और यस लिखेंगे, ठीक है, कि ऐसा ही आया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हो गया। जो ये कागज़ वाला है ये हमेशा के लिए आपका हो गया। आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया। ओके, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
29 तो हमने देख लिया, 30 और 31 देख लेते हैं। अगर हम कागज़ को लें, उसको एक फोल्ड ऐसे करें, फिर एक फोल्ड ऐसे करें और फिर 2 छोटे कट लगाएं, तो जब हम खोलेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। कागज़ को हमने ऐसा फोल्ड किया, फिर उसको ऐसा फोल्ड किया और 2 बार छेद कर दिया। जब हमने खोला तो वो ऐसा होगा। ठीक है, आप ये सब प्रैक्टिकल करके बताएंगे मुझे कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप प्रैक्टिकल करके आजमा सकते हैं। कागज़ को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया और फिर यहाँ पे एक कट लगा दिया। तो जब हमने खोला तो उसका कैसा निकला हो, क्या वो क्योंकि हमने ऐसे में एक बार फोल्ड किया था उसको, यहाँ तो हम ऐसे फोल्ड कर रहे थे, यहाँ हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। तो जब हमने खोला तो 32 कैसा दिखा, तो 32 ऐसा दिखेगा जब हम उसको खोलेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कागज़ वाले प्रैक्टिकल करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, चलिए भाग 9 देख लेते हैं। भाग 9 में निर्देश हैं 33 से लेकर 36 तक, यानी प्रश्न संख्या 33 से 36 तक हैं। यानी इसमें जो प्रश्न आकृति है उसमें से देखना है कि ये जो कटआउट है, स्पेशली ये जो टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, इसमें देखिए एक ये बड़ा वाला है, एक ये ऐसा है और 2 ये छोटे त्रिभुज हैं। इनको अगर हम मिलाएंगे, सारे कटआउट को मिलाएंगे, टुकड़ों को मिलाएंगे, तो उनसे कौन सा चित्र बन सकता है, समझ रहे? यानी इनको सबको मिलाएंगे तो कौन सा चित्र बन जाएगा। तो 33 का जो राइट आंसर है, अगर हम सारे कटआउट को मिलाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, सी बन जाएगा। ये वाला, ये बड़ा त्रिभुज तो ये हुआ और ये वाला ये हुआ, और जो 2 छोटे त्रिभुज हैं वो यहाँ पे आ गए। ओके, तो सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 और 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को अगर हम ये कटआउट और 2 ये कटआउट, इन सबको मिलाते हैं तो कैसा होगा। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है बी। इनको मिलाएंगे हम तो ये हो जाएगी, ये 2 कटआउट, ये बड़ा वाला ये और ये वाला ये। ओके, तो बी इसका राइट आंसर है। समझ रहे? यहाँ पे ये कट जा रहा है, ये भी कुछ लगभग वैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे ये कटा ही नहीं है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर है वो है डी। ए भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और कटआउट छोटा वाला आ गया, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो इसलिए ए नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। ओके, आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए एक कटआउट ये है, एक ये है और एक ये है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ए। ये तो नज़दीकी था। ये वाला कटआउट ये है, ये वाला कटआउट ये है और ये वाला कटआउट ये है। समझ रहे? तो ए इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम भाग 10 यानी मैथ का जो मानसिक योग्यता परीक्षण का अंतिम भाग है। इसमें मैंने शुरू में बताया था आपको 10 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं। तो ये हम भाग 10 का क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 40 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, एक प्रश्न आकृति है और ये 4 उत्तर आकृतियां हैं कि ये वाली आकृति इनमें से किस में छुप रखी है। जिसमें ये छुपी है, ये सम्मिलित है, उसको आपको ढूंढना है। समझ रहे? और उस वाले OMR को आपको काला करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में एक आयत है और एक त्रिभुज है। अब देखिए आयत इसमें भी है और त्रिभुज इसमें भी है। आयत इसमें भी छुपा है और त्रिभुज इसमें भी छुपा है। समझ रहे? तो अब लेकिन इसका त्रिभुज देखिए बड़ा दिख रहा है और ये सी वाला राइट आंसर है। समझ रहे? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वाला भी त्रिभुज है लेकिन ये बड़ा है, तो सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके सारे प्रश्न सरल होंगे, बिल्कुल 100% सारे प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ए। ये जो वर्ग है वो ये है और ये जो त्रिभुज है वो ये है और जो ये लाइन है वो ये लाइन ये है, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे तीर का निशान है तो तीर का निशान यहाँ पे छुप रखा है और बाकी ये है, ये इसका राइट आंसर सी है। ओके, आप नोट भी करते रहें। चलिए मैथ का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक है,
मैथ जो क्वेश्चन आकृति है ये डब्लू बनना है, तो ये डब्लू कहाँ छुप रखा है, ए में छुप रखा है। ठीक है, ये छुपा, ये छुपा, ये छुपा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा मैथ का प्रश्न था। आपका मैथ में बताएंगे कि आपके ये 40 में से कितने आए। ठीक है, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि आपकी 40 में से 40 आए। ये आपकी मेरिट के लिए बहुत ज़रूरी है, समझने। मैथ्स में तो एक आधा गड़बड़ हो जाता है, या हिंदी या इंग्लिश में एक आधा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल 40 में से 40 ले आते हैं तो आप नवोदय में 100% निकलेंगे। ठीक है, अगर आपको सारे प्रश्न आ गए और 40 में से 40 आ रहे हैं तो आपका मैडम बताएंगे कि मुझे मैथ के सारे प्रश्न आ गए हैं। तो चलिए खंड 2 देख लेते हैं। और खंड 2 में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि खंड 2 में अंकगणित परीक्षण होगा और ये इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं, और 25 मार्क्स के होंगे। ठीक, आप अंकगणित के प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि सब में आपको क्वालिफाई होना पड़ता तभी जाके आप निकलते हैं। अगर आप मैथ्स के प्रश्नों को छोड़ देंगे तो और बाकी मैथ के और हिंदी के सारे कर भी लेते हैं और इसके छोड़ लेते हैं, इसमें क्वालिफाई नहीं होते, तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसमें स्टूडेंट मैंने जो प्रश्न ज़रूरी हैं उनके सॉल्यूशन भी बताए हैं, सिर्फ मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊँगा। ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर का आंसर ए है, बी है या सी है, तो ऐसा नहीं, हम इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे जिन प्रश्नों में आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे कि निर्देश में क्या है। आप ABCD दे रखें, ये तो दे रखें ABCD, ये दे रखें, इनमें से आपको सही चुनना है और जो सही वाला है उसमें OMR पत्रक में आपको काला करना है। तो हम प्रश्न संख्या 41 और अंगणित का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, यानी 1 से लेकर आपने 100 तक की गिनती लिखी, तो कितनी बार 9 आता है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है 20 टाइम। अब ये देखिए 9, 19, 29, 29, 39, 49, 59 और 90 से लेकर 89 से लेकर और 99 तक। ठीक है, आप सबको देखेंगे और सबको काउंट करेंगे तो 20 टाइम 9 आता है। ओके, ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर इसमें सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं था, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि 20 टाइम इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9, 6 और 0 से बनी है का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले तो आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो आपके लिए आसान हो गया, 9, 6, 0 बड़ी से बड़ी संख्या। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, कुछ बच्चों ने वो बता रहे थे कि उन्होंने 069 किया, तो बेटा अगर आपने 0 पहले रख दिया तो ये 2 अंकों की संख्या हुई, ये 3 अंकों की संख्या बिल्कुल नहीं हुई। 3 अंकों की इनसे जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी, जैसे बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या 9, 6, 0 बनी, तो जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी वो 609 बनेगी। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, आप इसको गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा C। ठीक है, 42 का जो राइट आंसर है वो C है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। मैंने शुरू में बता रखा आपको कि मैथ्स के प्रत्येक प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो देखो 960 से 3 अंकों की बड़ी संख्या 960 और 960 से 3 अंकों की छोटी संख्या 609। फिर इन दोनों को गुणा किया, इनका गुणनफल कितना है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप कॉपी में देखेंगे कि क्या इसका गुणा करके इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। अब माना हम एक भिन्न ले लेते हैं, माना भिन्न हमने 2/3 ले ली है। अगर हम वही संख्या हर या अंश में जोड़ते हैं, माना हमने 2 जोड़ी और +2 ऐड किए, तो ये भिन्न अब क्या हो गई, ये 4/5 हो गई। यानी इसका तो तुल्य रहा ही नहीं, ये तो चेंज हो गई। ठीक है, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए। अगर मानवात इसको हम घटा देते हैं, ठीक है, ये संख्या हमने क्या कर दी, घटा दी। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये क्या होगी,
ये तो 2 में -1 हो गया, ये भी तुल्य नहीं रही। एक ही संख्या में शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुणा की जाए, बिल्कुल सही। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, मानवात इसको हमने 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से गुणा किया, तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गई। इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 3, तो ये क्या है, तुल्य रह गई। तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, आपने आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर जोड़ने पे भी ये नहीं होगा, घटाने पे भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अगर उसी संख्या से क्या करें, दोनों में गुणा कर दें तो क्या होगा, वो भिन्न क्या रहेगी, तुल्य रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये आप स्वयं करेंगे। अगर हम इसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 1200 आ रहा है। अगर हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 44 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि 12 आएगा। कैसे आएगा आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि बहुत सरल है इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिवाइड ही करना है। ठीक है, इसमें आप पहले, अगर आपको लग रहा है कि इसको इससे कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 366 भागा, अब इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4392। अब आपके लिए आसान हो गया। अगर आपको इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, एक वर्ग का परिमाप, यानी सबसे पहले आपको वर्ग का परिमाप भी निकालना है, आयत के परिमाप, आयत का परिमाप भी निकालना के समान है। यानी वर्ग का परिमाप जो है क्या है, वो आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 196 है। अब कैसे है 196, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 196 कैसे है। पूरा तो नहीं हो रहा विजिबल, तो आप पहले इतना नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो वहाँ दे रखा हमको, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक है, ये आप नोट कर लें। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं हम, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग, या 4 गुणा गए भुजा। ठीक है, सॉरी, वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा गए भुजा, यानी जो वर्ग है उसकी चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, इसको 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 ऐड कर लेंगे, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग, आयत का परिमाप 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, तो ये तो क्या हो गए हैं, सूत्र हो गए हैं। इसको आप पहले नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें, सूत्र आपने नोट कर लिए। अब हम वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप लेंगे। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र था, 2 गुणा गया जो लंबाई धन चौड़ाई, तो यानी 17 धन 21। ठीक है, तो 17 और 11 कितना हुए, 28। ठीक है, 2 गुणा गया, तो यानी जो आयत का परिमाप कितना है, 56। तो आयत के परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, आपने यहाँ देखा होगा, तो दे रखा है कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ये प्रश्न में दे रखा है। तो यानी वर्ग का जो परिमाप क्या है वो भी 56 है। तो वर्ग की एक भुजा कितनी होगी। अब आप फिर से देखो कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाल लें हम, 4 गुणा गए भुजा। तो जब हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप अब हमने निकाल दिया, तो परिमाप कितना आया, 56 आया। और एक भुजा 4 है, जब गुणा करके भुजा निकल ली है, परिमाप निकल रहा है, तो अगर हमको भुजा निकालनी है तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा, यानी हम 4 से 56 में भाग देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर, यानी वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई, 14। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यहाँ पे दे रखा है, तो 14 गुणा गया 14, 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 196। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। पहले आप इसको नोट करें, यहाँ से यहाँ तक नोट करें, और फिर पहले आयत का परिमाप निकालें, फिर वर्ग की भुजा निकालें, और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है,
30 किलोग्राम, 30 किग्रा यानी केजी, 30 किलोग्राम मिठाई के 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी 30 किलोग्राम मिठाई है और हमको 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के पैकेट बनाए तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो सबसे सरल बात यह है कि इसको 30 को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2/3 से भाग दे देंगे। अब आप जानते हैं कि जो भिन्न है, भिन्न का भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसको 30 गुणा गया 3/2 कर लेते हैं। समझ रहे, यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, समझ रहे। तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तियाँ 45, तो कितने डब्बे हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर है। वैसे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे विजुअल है तो आप देख सकते हैं कि मिठाई का वजन है 30 kg, 2/3 भार के पैकेट बनेंगे, माना x पैकेट बनेंगे। तो x बराबर 30 भागा 2/3। अब भाग तो होता नहीं है भिन्न का, तो हम इसको क्या करते हैं, भाग करने के लिए उल्टा कर देते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 15 की 30। ठीक है, या यहाँ पे जो मैंने कर रखा है 30 तियाँ 90, 3 तियाँ 9, शून्य को वहाँ ले लेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 से 45 में भाग करेंगे, सॉरी 90 में भाग करेंगे तो 45 राइट आंसर आएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लेंगे। समझ रहे हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 3 तियाँ 9 और 0 90, 30 तियाँ 90 करें और 2 से भाग दें, या इसको यहाँ पे काट दें जैसे मैंने बताया था आपको, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, और फिर इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 तियाँ 45 राइट आंसर। चाहे आप ऐसे करें वैसे करें, आंसर 45 ही आएगा। तो डी इसका 45 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक आयताकार प्लॉट कैसा है, आयताकार। ठीक है, यानी जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समझ रहे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, यानी इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 616 वर्ग मीटर है। समझ रहे हैं, 600 इसका जो क्षेत्रफल है वो 616 वर्ग मीटर। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, 22 मीटर है, और इसके चारों ओर क्या करनी, बाड़ लगानी है, और प्रति मीटर 7 रुपये 50 पैसे खर्च आएगा। तो टोटल पूरे में बाड़ लगानी तो कितने रुपए लगेंगे, समझ रहे हैं। तो इसका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है डी, 750 रुपये लगेंगे। कैसे लगेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ आपको स्क्रीन पे विजुअल है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आपको आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, 616 वर्ग मीटर। आयत की चौड़ाई 22 मीटर, तो हम लंबाई निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसमें हम लंबाई से भाग दे देंगे, भाग दे के 28 मीटर आया, यानी चौड़ाई आ गई, अब लंबाई भी आ गई। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो कितना आया, 100 मीटर आया। ठीक है, अब 1 मीटर की लागत है 7 रुपये 50 पैसे, तो 100 मीटर की लागत क्या होगी, 750 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं कि ये भिन्न है। ठीक है, 48 वाला कि ए अपॉन बी एक भिन्न है जिसमें a इक्वल टू बी माइनस 3 तथा ये जो सारी भिन्न है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा। तो पहले मैं आपको इसको आंसर बता देता हूँ। 48 का जो राइट आंसर है वो है सी, 4/7। कैसे निकला 4/7, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें हमको समीकरण बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं, पहले हमने समीकरण 1 बनाई कि a बराबर b माइनस 3। ठीक है, फिर उसको पूरी भिन्न को हमने लिखा, लास्ट में हमारा b बराबर 7 आ गया। ओके, फिर मैं थोड़े से, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें, फिर मैं इसको थोड़ा से स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 में b बराबर 7 रखने पे a बराबर 7 माइनस 3, तो क्या हो गया, 4 आया, तो भिन्न क्या बन गई, 4/7 बन गई। ठीक है, पहले आप इसको 2 खंडों में करें। पहले आप इसको यहाँ तक करें, ठीक है, b बराबर 7 तक, और उसके बाद आप यहाँ तक इसको नोट करें अपनी कॉपी में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें है आपको दशमलव में परिवर्तित करना है। 31 सही 7/16 को आपको दशमलव में परिवर्तित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, विषम भिन्न बनानी है, ठीक है, और उसके बाद आप इसका परिवर्तित करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे है, ये कैसा है, वैसे आपको दशमलव में परिवर्तित करना आता है, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। विषम भिन्न बनाने के लिए क्या होता है कि हम इसको गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे, समझे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 7/16, तो ये जो आंसर आया 503/16। फिर आप 16 का भाग 503 में दे दीजिए, 16 भागा 503, ठीक है। और फिर देखिए इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे, ओके। ऐसे आप खूब सारे करेंगे। ये मैंने 31 सही 7/16 यहाँ रखा है। आप 25 सही 1/4 का करके कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, ओके। ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क है, ठीक है। अगर आप ये कर दे तो मैं समझूंगा कि आपने ये वाला सवाल 49 वाला समझ लिया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यदि एक वर्ग की एक भुजा 1/3 हो जाए, यानी एक वर्ग, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि तो उसका क्षेत्रफल घट के हो जाएगा। यानी उसकी पहले भुजा माना इतना बड़ा वर्ग था, बाद में इतना छोटा हो गया, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वो इसका डी राइट आंसर है, 9 होगा। कैसे होगा जरा समझ लेते हैं इसको। बहुत आसान था लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। माना बात हमने एक वर्ग लिया, वो उसकी एक भुजा कितनी थी, 3 मीटर थी, ठीक है। 3 मीटर ये थी लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई, तभी वर्ग हुआ, ठीक है। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग मीटर हो गया। अब उसका 1/3 कर दिया हमने, यानी उसको घटा के तिहाई कर दिया, यानी 1/3 कर दिया। तो अब उसकी जो भुजा रह गई वो 1 मीटर रह गई, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना निकला, 1 वर्ग मीटर रहा। तो कितना घटा क्षेत्रफल, अगर हम भुजा सिर्फ तिहाई घटाया हमने तो क्षेत्रफल 1/9 हो गया, ठीक है। भुजा 1/3 घटाई तो क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा, समझ रहे। तो ये आप फिर से इसको देख लेंगे, बहुत ये सिर्फ समझने वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं, 51 देख लेते हैं। एक वस्तु को 2540 रुपीज़ में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, यानी इतने में बेचते हैं तो उसको लाभ होता है, प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती वो बराबर है। यानी इतने में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और इतने में बेच रहा है तो हानि हो रही है, ठीक है, समझ रहे। तो यानी जो वो वस्तु निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, समझ रहे। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है बी, ओके। तो सबसे अच्छी बात ये, तो आप क्या कर लीजिए, इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकें। 2040 माइनस 1850 कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। एक तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका ये है कि 2540 धन 1850 कर दें, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप 2 का भाग दे दें, ठीक है। तो आप इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, ओके। चलिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 तरीके से आपको करके दिखा रखा है। तो मानव वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, तो यानी बराबर है 2540 माइनस एक्स बराबर, ये प्लस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस हो गया, खैर नीचे सही हुआ लेकिन वहाँ पे लिखने में गलती होगी। 2540 ऋण x बराबर x प्लस 1850, आप इसको प्लस करेंगे, हाँ, ठीक है। तो ये बराबर है, ये और ये बराबर हो गए। अब हम इसको करेंगे x प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आया 4390 और ये आ गया 2x। अब x का मान निकालेंगे हम, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जो आंसर आया 2195 रुपये आया। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो आप, ये तो आप
प्रॉपर विधि है जो आप वहाँ करेंगे। पेपर में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कैसे करेंगे उसको, तो आप इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। समझ रहे हैं, ये सबसे सरल विधि है, ये ट्रिक्स है, आप तुरंत इसका आंसर आएगा। तो आप इन दोनों विधियों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। कितने में छापती है? 1 मिनट में। 1 मिनट में वो छाप लेती है 12 पेज। तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ घंटे में दे रखा है, ठीक है। अगर मिनट में दे रखा होगा तो बहुत आसान हो जाता। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 5760 में 12 का भाग देना है, फिर जितना आंसर आएगा उसमें आपको 60 का भाग देना है, तब जाके घंटे आएगा। क्योंकि 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो 52 का जो राइट आंसर है वो है बी, 8 घंटे। अब 8 घंटे कैसे आया, चलो देख लेते हैं। 1 मिनट में छापती है 12 पृष्ठ, तो 5760 पृष्ठ छपेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 12 का भाग दे देंगे, तो टोटल कितने मिनट में छपेगा? 480 मिनट में छपेगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 480 मिनट को हम घंटे में करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, 80 से हम भाग देंगे, सॉरी 60 से भाग देंगे, तो 8 घंटे हो जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे पहले हम मिनट निकालेंगे और फिर उसको 60 से भाग देंगे। 60 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि घंटा बनाना है। अगर मिनट ही बनाना होता तो 480 ये फाइनल हो गया था, यहीं पे ये सवाल फाइनल हो गया। लेकिन जो आंसर है वो आप देखो, यहाँ आंसर में आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ। आंसर देखो, आप सब सारे घंटे में दे रखे, 7 घंटे, 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे ऐसे दे रखा है। तो आपको घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार 3 पुस्तकों को 275 रुपये 275 में बेच देता है, उसको लाभ हुआ या हानि हुई? पहली बात, 3 पुस्तक, एक पुस्तक 100 रुपये की, तो 3 पुस्तक कितनी होगी? 300 रुपये की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कितने में बेचता हो? 275 रुपये में बेच देता है, तो उसको लाभ कहाँ हुआ? उसको हानि हो गई। कितने रुपये की हानि होगी? 25 रुपये की उसको हानि हो गई। तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, हम ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपये, 3 पुस्तकों का मूल्य 100 गुणा गया 3 बराबर 300 रुपये। दुकानदार पुस्तक, तीनों पुस्तकों को बेचता है 275 रुपये में, तो हानि कितनी हुई इसको? 300 ऋण 275 बराबर 25। ठीक है, उसको 25 रुपये की हानि होगी। तो डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसको हल करने ये भिन्न दे रखे हैं, विषम भिन्न दे, सॉरी इसको भिन्न दे रखी हैं, इसको आपको करना है। तो सबसे पहले आप इनको क्या करिए, विषम भिन्न बनाओ। समझ रहे? पहले विषम भिन्न बनाओ और फिर इसको हल करने का प्रयास करो। तो 50 पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। 54 का जो राइट आंसर है वो है बी, 26। ठीक है, लगभग लिख रखा है ना, तो बी इसका राइट आंसर है। अब कैसे है देख लेते हैं। समझ रहे? हाँ, आपकी स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा। हाँ ठीक है, सबसे पहले आपने इसको विषम भिन्न बनाई। 8 45 3 43/8। ठीक है, 8 8 64 1 65/8। वैसे इसको 8 दिया 24 और 25/8, 8 45 और 45/8। ठीक है, फिर इन दोनों को हर को जोड़ लो, अंश अंश को जोड़ लो। ठीक है, तो ये जोड़ के सॉरी जोड़ कह रहा मैं, गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, तो आप इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करके इन दोनों का गुणा करके इतना आया, इन दोनों का गुणा करके ये आया। समझ रहे? फिर इसका इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा। तो लास्ट में जो आंसर आया वो है 26.093। तो ये इसका राइट आंसर आया। ओके, आप करके देख सकते हैं। आप इसको इसमें ज़रा भाग दे के दिखाओ, इसको भी दिखाओ। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैंने इसलिए सिर्फ आंसर ही सीधा बता दिया कि इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये सारे आप कॉपी में करके देखो कि वाकई ये सवाल सही है या नहीं है। ओके, आप जांच करके बताएंगे, ज़रा उत्तर की जांच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, बहुत सरल सा प्रश्न था। का मान कि 3003 30,009 का वही मान है जो कि, इसमें आपको बताना था कि अगर हम इसका मान कैसे लिखेंगे।
तो इसमें 55 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने, सी है। इसको 3 10,000 और 9 इकाई है। समझ रहे? आपको मान तो आता ही है। यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक 30 10,000 लिख दिया। ये 3 10,000 है, ठीक है। ये 30,000, ये तो 30,000, ठीक है। या लेकिन यहाँ आंसर इस प्रकार का नहीं लिखा था, यहाँ 3 10,000 लिखा था। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे या तो 30,000 लिखेंगे, सही है, या तो 3 10,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होता वो क्या है, सी वाला होगा, 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान का अंतर क्या है? तो सन्निकटन क्या है? सन्निकटन वाला जो सामान्य रूल है कि अगर 5 है, अगर दहाई में बताना है तो 5 है, तो 5 का सन्निकटन क्या होगा, 10। अगर संख्या 5 से कम है, यानी 4.5 भी है, तो इसका सन्निकटन क्या होगा, 0, ठीक है। वैसे ही 15 का सन्निकटन क्या होगा, 20, और 14.5 का सन्निकटन क्या होगा, 10, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, जो निकटतम दहाई मान ये है। तो ये बहुत सरल था। 107 में से आप 82 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 107 में से 82 घटाएंगे तो 25 आए। 56 का जो राइट आंसर है वो है ए, तो 25 आए, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको 25 का सन्निकटन क्या होगा, 30, ठीक है। अगर वो बाई द वे वो 24 होता बाई द वे, तो सन्निकटन क्या होता, 20, समझते हैं। तो एक ये ट्रिक्स है, और बाकी जो पूरा रूल है मैंने दोनों तरीके से आपको बता रखा है। यहाँ देख लीजिए, आप दोनों विधि बता रखी है। सुमित का भार है 107 kg, संजय का भार है 82 kg। निकटतम दहाई मान का नियम क्या है, ये है। ये मैंने वैसे आपको बता भी दिया, लेकिन आप फिर भी अपनी कॉपी में नोट करें। 5 से अधिक है तो 10 होगा, 5 से कम है तो 0 होगा। वैसे 15 है तो 20 हो जाएगा, और 15 से कम है तो 10 होगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो 107 का सन्निकटन क्या हो गया, 110 हो गया, और 82 का सन्निकटन क्या हो गया, 80 हो गया। तो निकटतम दहाई अंतर क्या हो गया, 30 हो गया। एक तरीका ये है जो प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक्स वाला है वो ये है कि आप इसमें इसको घटाएंगे 25 का सन्निकटन क्या हो गया, 30। दोनों से ये पेपर में करने की विधि है, और ये कॉपी में करने की विधि है, प्रॉपर सवाल करने की विधि ये है। तो मैंने आपको दोनों विधि बता दी है। आपको आई होप कि दोनों विधि आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन संभव नहीं? यानी दो कोण हैं और जिसमें अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक की जो कोण है, यानी 180 से कम और 90 से अधिक को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। समझ रहे? यानी 91 से और 179 तक, यानी ये दोनों संख्याएं भी सम्मिलित हैं, ये क्या है, अधिक कोण है। तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है? संभव नहीं है लिख रहे हो। एक समकोण तथा एक न्यून कोण, बिल्कुल सही हो जाएगा कि 90 अंश का कोण लेते हैं, और बाय द वे हम 90 अंश भी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा अधिक कोण हो जाएगा। बिल्कुल संभव है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी हो जाएगा। हम 120 अंश का एक कोण ले लेते हैं, और बाय द वे हम 15 अंश का एक समकोण 15 अंश का एक न्यून कोण लेते हैं, तो ये भी संभव है। दो न्यून कोण, ये भी बिल्कुल संभव है। हम 70 अंश के दो न्यून कोण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 140 अंश का कोण हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। दो समकोण, ये नहीं हो पाएगा। जब दो समकोण जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही से नहीं बनना है। दो समकोण अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये सरल कोण हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो दो समकोण संभव नहीं है, उसको बनाना संभव नहीं। मैंने यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर वो डी है। अब डी कैसे है ये देख लीजिए आप। ये सामान्यतः जो आपके पास क्वेश्चन, आपके पास जो कोण के प्रकार होंगे वो इतने ही होंगे। जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो कोण फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पास इतने ही होंगे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण
कोण लिख देंगे, इसको पूर्व हो गया वो पूर्ण कोण लिखेंगे। तो जो न्यून कोण है 90 अंश से कम, समकोण ठीक 90 अंश, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, सरल कोण 180 अंश। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं 180 से अधिक और 360 से कम, और पूर्ण कोण 360 डिग्री। यानी जो बिंदु पे बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ओके, तो इसलिए दो समकोण ये राइट आंसर है। दो समकोण बराबर क्या हो जाता है, एक सरल कोण हो जाता है। अधिक कोण कहाँ हुआ, अधिक कोण तो सबसे बड़ा अधिक कोण 179 डिग्री का होगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो किससे भाज्य होगी, 2 से, 7 से, 5 से या 9 से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, माना बात हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 कितना होगा, बराबर 6। अब हम 123 में से 6 घटाएंगे तो कितना रहा, 117। अगर 117 में हम 9 से भाग देंगे तो कंप्लीट जाएगा। आप ऐसी कोई भी संख्या ले लेंगे, ये आप गणित का मैथमेटिक्स समझ लेंगे या गणित का जादू समझ लेंगे, यही है। कोई भी संख्या लीजिए आप 9, 8 लीजिए और अब इसको 9, 8, 17, अब इसको इससे माइनस कीजिए। ठीक है, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 17। अब इसमें से 17 माइनस कीजिए। ठीक है, अब वो 9 से विभाजित होगा। समझ रहे हैं? तो ये गणित का जादू है। आप ऐसी कोई भी संख्या देखिए, आप कमेंट में कुछ संख्याएं बताएंगे कि आपने क्या ऐसा किया और वो 9 से डिविजिबल थी, 9 से भाज्य थी, सर्वदा भाज्य थी। तो आप देखेंगे तो कोई भी संख्या लीजिए आप, XYZ कितनी बड़ी भी संख्या लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कुछ भी संख्या लीजिए और फिर देखिए। ठीक है, अगर उसका योग उसमें से घटाएंगे तो 9 से डिविजिबल होगी। ये परिणामी संख्या सर्वदा 9 से भाज्य होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है। ये बिल्कुल देखो, ये यहाँ पे लागू हो गया। जो मैंने बताया कि बिंदु पे वाला कोण क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। यहाँ पे बता रखा है आकृति में कोण AOB, कोण AOB क्या है, X है, और BOC और COD तथा DOE ठीक है का माप क्रमशः है। इनका माप क्या है, तो पहले मैं आपको सिर्फ एक दे रखा है, O और E दे रखा है, ये 100 डिग्री का दे रखा है, बाकी नहीं दे रखे। तो इसका पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, A होगा। A कैसे होगा, सबसे पहले तो आप देखो, मैंने बताया था आपको कि बिंदु पे बना हुआ कोण क्या होगा, यानी ये जो बिंदु पे बना हुआ कोण, ये सारे कोणों को योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें से हमको एक कोण दे रखा है, तो इसमें से हम 100 घटा देते हैं तो टोटल हमारे पास रहे 260। ठीक है, यानी बाकी के जितने हमको निकालने हैं, 1, 2, 3, 4 कोण निकालने हैं, उनका जो टोटल योग होगा 260 होगा। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि A इसका राइट आंसर है, तो A कैसे है राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं हम। पूरी विधि मैंने बता रखी है। यहाँ पे मैंने बताया कि कोण AOB X मान लेते हैं हम, ये मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। कोण BOC 2X है, कोण COD 4X है, कोण DOC 6X है, और एक ही दे रखा है कि AOE 100 डिग्री दे रखा है। समझ रहे? तो हम जानते हैं कि बिंदु पर बनी हुई सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। हम पहले सारे कोणों का जोड़ लेंगे, x + 2x + 4x + 6x = 360 - 100। इसमें से 100 घटा देंगे, हम इनको जोड़ेंगे, 6x + 4x + 2x + 1x, तो कितना हो गया, 13x हो गया। 13x बराबर 260 डिग्री। तो x का मान कितना होगा, सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान होगा 20 डिग्री। 260 में 13 का भाग देंगे तो 20 आएगा। 2x का मान क्या होगा, तो 20 × 2 तो 40 डिग्री। 4x का मान 20 + 4 80 डिग्री, और 6x का मान 20 × 6 120 डिग्री। यानी इसको हम तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
ठीक है, 2x को गुणा करने के लिए 20 गुणा के 2 40, 4x का निकालने के लिए 20 गुणा के 4 80 और 6x का निकालने के लिए 20 गुणा के 6 120 डिग्री। बाई मिस्टेक मैंने अगर जोड़ बोल दिया होगा तो आप जोड़ नहीं, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 20 40 और 20 40 80 और 120 आ गया। अब जो मैं कह रहा था कि ये 260 ही होने चाहिए, अब आप देखो 120 प्लस 80 कितना हो गया, 200 और 40 और प्लस 20 60, तो हो गया ना 260 और 100 ये हो गया, तो 360 डिग्री हो गए। अब आप इसको देखो, प्रश्न का जो आंसर है वो ए ही है। ठीक है, अभी आपको प्रूफ हो गया। अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए हम मैथ्स का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम तथा पाकिस्तान की टीम कितने अधिक मैच खेले होंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेलेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया ने टोटल मैच खेले 32 और पाकिस्तान ने टोटल मैच खेले 24। ठीक है, तो आप 32 माइनस 24 कर लीजिए, 8, राइट आंसर 8 आया। जो 8 वाला ये वाला था ये तो बड़ा आसान था, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके जो 20 मैथ्स के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं उनका निश्चित रूप से वहाँ उनका आंसर दूंगा। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम खंड 3 देख लेते हैं। खंड 3 क्या है, भाषा परीक्षण संबंधी। चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि हम क्या करेंगे, हम हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो भाषा के 20 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, आपने इंग्लिश मीडियम रखा है जिसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आप इंग्लिश वाला देख रहे हैं तो वहाँ भी 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स क्या हैं, 25 हैं। इसमें आपको 4 खंड दिए होते हैं, 4 अनुच्छेद दिए होते हैं, उसमें प्रत्येक अनुच्छेद में प्रश्न दिए होते हैं। आपको जो सही वाला है वो उसके सामने वाला वृत्त को आपको काला करना होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इन अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 है, मैंने वैसे पढ़ रखा, तो आप पहले इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगर मैं उसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आपने पढ़ लिया हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं कि धन्यवाद का अर्थ हम ... तो धन्यवाद का अर्थ हम किससे होते हैं, कृतज्ञ से होते हैं। राइट आंसर क्या है, डी, कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ हम कृतज्ञ हैं। ओके, महान सद्गुण क्या है, हमारे पास ऑप्शन है क्रूरता का प्रश्न, कृतज्ञता का प्रश्न, दुख व्यक्त करना और कष्ट करना। तो महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता का प्रदर्शन करना। आपने अगर पैसेज पढ़ रखा है तो आपको बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अपने अपनी ... में कोई कृतज्ञ हो सकता है। किसमें कृतज्ञ हो सकता है, तो 63 का जो राइट आंसर वो है सी, विचारों में कृतज्ञ हो सकता है। आपने पैसेज पढ़ा तो आप फटाफट सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सहायक शब्द है, तो सहायक शब्द क्या है, विशेषण है। सद्गुण का अर्थ क्या है, तो इसमें आंसर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, गुण, नायकवाद या वीरता, बुराई या शांति। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर ये, और इसका राइट आंसर बी। ओके, तो आप इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में। चलिए क्वेश्चन अनुच्छेद हम सेकंड पढ़ लेते हैं। ये आपने महान पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। इनका जन्म उत्तराखंड के, ये आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। ठीक है, महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, क्या थे, पर्यावरणविद थे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। उनका गांव कैसे घिरा था, उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होने बैठ गया, विनाशकारी बाढ़ आई, बाढ़ द्वार हो गया, अनावृष्टि हुई या तीव्र रोशनी हुई। तो ए इसका राइट आंसर है कि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप
विनाशकारी बाढ़ आने लगी। तो इसका राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो डी इसका राइट आंसर है। डी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 70 देख ले, मूल्यवान का पर्यायवाची, यहाँ पे देख लीजिए पर्यायवाची क्या है। तो मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? सी अनमोल, अमूल्य या अनमोल। ओके, चलिए अब हम अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 में आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा अनुच्छेद पढ़िए। ठीक है, चलो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है, लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता। ये ध्यान रखो, नहीं होता लिखा है यहाँ। ठीक है, कि क्या प्रभावित नहीं होता है। और जनरली आपने अनुच्छेद पढ़ा और आपने ये नहीं मिस कर दिया तो आपने फटक से ए पे टिक लगा दिया। नहीं, तो नहीं, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होता है, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती है। बाकी पाचन क्रिया प्रभावित होगी, भार प्रभावित हो, हम ज़्यादा खाएंगे तो भार भी प्रभावित होगा। ठीक है, पाचन क्रिया भी प्रभावित होगी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपने ए पे टिक लगाया होगा। ओके, तो इसमें हमारे बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है, किससे संबंध है? मनोवैज्ञानिक यानी मन से, सीधा मानस से संबंध है उसका। ठीक है, बाकी किसी से संबंध नहीं है उसका, मन से संबंध है। ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्यों? उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है? नहीं, इसका दृष्टि से क्या संबंध है? टीवी देखते हुए वो गलत मुद्रा में बैठते हैं? नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं, इससे तो उनके शरीर को कष्ट होगा। वे टीवी के बहुत निकट होते हैं। सी इसका राइट आंसर है। वो टीवी बहुत नज़दीक से देखते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ढीली का समानार्थी यानी ढीली का पर्यायवाची क्या है? तो ढीली का पर्यायवाची धीरे। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, यानी इस हानिकारक का विलोम क्या है? उपयोगी। ठीक है, इसका पर्यायवाची होता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा है तो इसका हानिकारक का विलोम उपयोगी। चलिए हम अनुच्छेद 4 देख लेते हैं। इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। विनम्रता एक महान सद्गुण है से लेकर इसलिए वह विचारवान है, यहाँ तक पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। विनम्रता एक महान, तो यहाँ पे लिखा है सद्गुण, तो ए इसका राइट आंसर। ठीक है, विनम्रता एक महान क्या है? गुण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। विनम्रता का अभिप्राय अक्खड़ होना, सविनय होना, दयाहीन होना या क्रूर होना? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है बी, सविनय होना। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, स्वयं के अनुभव से सीखता है, अध्यापकों के अनुभव, अभिभावकों के। तो ए इसका राइट आंसर, कि वो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, घमंडी का पर्यायवाची। ठीक है, आप यहाँ पे विलोम नहीं है, यहाँ पे पर्यायवाची है। तो घमंडी का पर्यायवाची क्या है? अक्खड़। ठीक है, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 80, जिद्दी का विलोम। तो हमारे पास ऑप्शन है अटल, कठोर, सहमत या स्वेच्छाचारी। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है सी। समझ रहे हैं? बाकी तो ये पर्यायवाची उसके हो गए। ठीक है, पर्यायवाची हो सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हो सकते हैं। तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमने आज का वीडियो हमने सॉल्व किया, जिसमें आपने सारे 80 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको सारे 80 के 80 समझ में आ गए होंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आप अवश्य नवोदय विद्यालय में निकलें, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम बात यह है कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अवश्य नवोदय विद्यालय में निकलें, आपका जो भविष्य है वो सुखमय हो। ठीक है, उज्जवल हो, सुखमय हो। धन्यवाद।